हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिएगा और जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। जल्दी से बता दो भाई अगर सब कुछ बेहतरीन है तो। ठीक है, तो भाई जो आपके बेसिक्स के चैप्टर्स हैं वो अभी चल रहे हैं और बहुत जल्दी एक यूट्यूब सेशन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक से, मतलब नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से एक यूट्यूब सेशन भी हम लेके आए जितना आपको अभी तक पढ़ाया है उस सब का रिवीजन कराने के लिए। तो मेरी शायद एक ही क्लास होगी उसमें, एक क्लास मुझे लगता है वन क्लास इज़ मोर देन एम्पल। ठीक है, और उसमें मैं तुम्हारा अब तक का सारा रिवीजन कराऊंगा। एक इंतजा और है तुमसे कि अगर तुमने ये वाली क्लासेस शुरू की, बढ़िया की हैं, कौन कौन सी? ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सारी क्लासेस अगर तुमने अच्छे से की हैं, इसके साथ साथ तुमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बढ़िया से कर लिया है, तो तुम्हारा आगे का सफ़र काफ़ी आसान होने वाला है। तुम्हें टेंसेस भी समझ में आएंगे, टेंसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी बढ़िया से करना पड़ेगा। तो ये फाउंडेशन है तुम्हारी अंग्रेजी की। अगर तुमने ये वाले चैप्टर बढ़िया से कर लिए हैं तो ज़िंदगी आगे की आसान रहेगी। अगर तुम्हें अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कन्फ्यूजन है, ये तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, रूट वर्ड्स तुमने अच्छे से किए नहीं है, वोकैबुलरी रजिस्टर तुमने बनाया नहीं है, रीडिंग तुम नहीं कर रहे हो, शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम परेशान हो जाओगे। मिड में ही, अभी तुम देखना नवंबर के बाद ही तुम्हारा मन नहीं लगेगा इस बैच में। ठीक है, और तुम देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आना कम कर देंगे ना, नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ते जाएंगे पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होते जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें लगता है मेरा छूट गया, ये सब नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर से देखो, थोड़ी तमीज़ सीख लो। अगर मैं कोई वर्ड क्लास में बोल रहा हूँ, मैंने वर्ड बोला एम्पल, या फिर आपने कहीं भी पढ़ा, यू आर नॉट सपोज टू आस्क द मीनिंग हियर, दिस इज सच अ common word. We use this word quite often. It can be seen in any novel, magazine, newspaper, articles, everywhere. People use this word in their day-to-day language. और अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है तो बड़ी बेशर्मी की बात है यार दोस्त। कैसे जीवन कटेगा यार तुम्हारा? तुम काहे एनडीए के लिए आ रहे हो? एसएसबी में अंग्रेजी रहती है ना? एस तुम्हारा एनडीए में एग्जाम में 200 नंबर की अंग्रेजी आती है। एसएसबी में पूरे टाइम तुम्हारा पूरा एसएसबी इंग्लिश में चलना है, तुम्हारा एक्सटेम्परी, तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, तुम्हारा सब कुछ अंग्रेजी में होना है वहाँ पे। तुम्हारा पूरा सिलेबस बैच में, जब तुम एनडीए की ट्रेनिंग में होगे तो ट्रेनिंग में तुम्हें पूरा कोर्स तुम्हारा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तुम यहाँ पे यार सोच रहे हो, तुम एम्पल का मीनिंग पूछ रहे हो, ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अपनी डिक्शनरी देखने की हैबिट डालो, बिल्कुल लद मत जाओ टीचर पे। तुम्हें हर जगह टीचर नहीं मिलेंगे। 2-3 महीने में तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद तुम्हारा एसएसबी और ये सारी चीज़ें होंगी, या तो आर या पार वाला मामला होगा भाई। तो या तो तुम जिंदगी भर चाहते हो कि भाई मैं ही तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरे को तुम गोद ले लो, ऐसा कर लो। मैं बहुत महंगा हूँ, अगर मेरे को अफोर्ड कर सकते हो, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, एक एक सेंटेंस बताऊंगा। लेकिन ऐसा करने से सोल्यूशन नहीं है ना, ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो जितनी जल्दी तुम मुझसे इन अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो, उतना तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होंगी ज़िंदगी में। ठीक है, आवाज़ बढ़वा देते हैं थोड़ी। आवाज़ ज़रा एक बार देख लो, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, आवाज़ कंप्लेन कर रहे हैं, बच्चे कम आ रही है। ठीक है, हाँ, एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है, एम्पल, इनफ, क्वाइट, यार ये सब पता होना चाहिए ना। चलो, आवाज़ तुम्हारी ठीक करा रहे हैं, थोड़ी बढ़वा दी है आवाज़ तुम्हारी। ठीक है, हाँ, तो जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं वोकैबुलरी रजिस्टर कैसे बनाना है। भाई तुम सबका बैकलॉग है, जाके फर्स्ट क्लास देखो। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कार्टून नेटवर्क पे कोई भी तुम टॉम एंड जेरी चल रहा है कहीं से भी देख लोगे, हर एपिसोड में उतना ही मज़ा आना है ना? हर एपिसोड में कहीं से भी देखोगे समझ में आ जाएगा, ओहो चूहे बिल्ली की कहानी है, ऐसा नहीं है भाई ये। यू हैव टू फॉलो दैट रूटीन, दैट शेड्यूल रिगरसली।
हर एक क्लास की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर एक क्लास अगली क्लास से लिंक्ड है। अगर आपकी पिछली चीज़ें छूटी हुई हैं तो आप गधे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब यहाँ लिखवा लीजिए, जी बनवा लीजिए यहाँ पे, जी जी फॉर गधा बनवा लीजिए यहाँ पे, नहीं तो गधे का टैटू छपवा लीजिए यहाँ पे और वो बनवा लीजिए। भाई शुरू से बैच लिया है, शुरू से बैच देखना है, कहीं भी नहीं घुसना है। समझ रहे हो? यहाँ पे आगे बुझ रहे हो वो क्या रजिस्टर कैसे बनाना है, जाके पहली क्लास देख भाई, पहली क्लास देख। कौन सी दुनिया में रह रहा है तू? घर वाले भी तेरे से परेशान है, तूने टीचर भी परेशान कर दिया है, इतना बोझ क्यों है तू धरती पे? बस फर्स्ट क्लास ही देखनी है। औकात तभी पता चलेगी जब फर्स्ट क्लास देखोगे, औकात वहीं से पता चलती है आदमी को। अपनी औकात जाननी है तो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखो, और इंसान को औकात पता होना ज़रूरी होती है ना, तभी तो वो उसको बढ़ा पाता है। औकात का मतलब होता है लेवल। अगर तुम्हें अपना लेवल नहीं पता है तो उसको बढ़ाओगे कैसे? ना हीरो बन के घूमते रहोगे, वहां जाओगे तो पेपर दिखाया है, औकात वहीं पता चलेगी। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये शौर्य बैच बहुत बढ़िया वाला नहीं आया है। इस शौर्य बैच में ना बच्चे की थोड़ी मैच्योरिटी कम है। ऐसा लगता है कभी कभी एनडीए फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूँ। बाकी सारे शौर्य जो उससे पहले आए उनमें मैच्योरिटी बच्चों में अच्छी थी। यहाँ बच्चा मैच्योर नहीं है, इमेच्योर बच्चा है, उसके जोक भी बेकार हैं। वो कह रहा है जी फॉर जीनियस। अबे जी से 50 वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने, जी से तो बहुत सारे हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ बोल नहीं सकता। समझ रहे हो? दिमाग में आ रहे हैं, कह नहीं सकता। तो मैच्योरिटी है बहुत सारी तुम्हारे, अभी तुम लल्ला हो। समझ रहे हो? अभी तुम लल्ला हो, लल्ला। और भाई एनडीए में लल्लाओं का कोई काम नहीं है। जिसके अंदर कम उम्र में ज़बरदस्त मैच्योरिटी हो, पूरी बटालियन को संभाल सके, वक्त आने पे कमांड भी कर सके, लेफ्टिनेंट हो सके, हाँ वो जाता है ना यार फौज में। लल्ला थोड़ी जाते हैं। तो अभी तुम लल्ला हो, सोच से लल्ला हो, बदन से लल्ला लल्ला नहीं हो, दिमाग से अभी तुम लल्ला ही हो। तुम्हारे दिमाग में वही वाले जोक चलते हैं, वो क्या है, रजिस्टर कैसे बनाना है, एम्पल का इतना कॉमन सेंस नहीं है कि भाई गूगल पे टाइप कर देगा वो भी एम्पल का मीनिंग बता देगा, डिक्शनरी में देख लेगा तो भी बता देगा, टीचर से पूछेगा आके। तो अभी मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है तुम्हारे, बहुत कम। तुम्हें बेसिकली अभी ये भी नहीं पता क्लास में डाउट कैसे पूछते हैं। और मज़ेदार बात यह है, जब भी तुम लोग डाउट पूछते हो ना, बहुत सारे लोग डाउट की स्पेलिंग ही गलत लिखते हैं। खैर चलो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या समझाऊं। बाकी देखो, ऐसा ना कि तुम्हें वक्त सबसे बेहतरीन समझाएगा। अभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेंगी, तुम्हें लगेगा टीचर ज़्यादा हीरो बन रहा है, हमें ये सब बोल रहा है। कोई बात नहीं, 2 महीने तो रुको। 2 महीने बाद अभी जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा हूँ ना लाइव, ये तुम्हें दुनिया बोलेगी। ठीक है, या तो तुम सेलेक्ट होगे तो आगे बढ़ जाओगे, तब मैं तुम्हें याद नहीं भी आऊँगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो जाएगा, तुम रिजल्ट प्रोड्यूस कर जाओगे। ठीक है, तुम इस बैच से निकलोगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा रिटन भी क्लियर नहीं हुआ, तो जो दुनिया तुम्हारे साथ करेगी ना, खास तौर पे वो लोग जिनके भरोसे तुम बैठे हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, वो इतना पिंचिंग होगा ना, वो तुम्हें तोड़ देगा। तुम्हें अपने अस्तित्व पे सवाल उठाना पड़ जाएगा। तुम्हें लगेगा यार यही है क्या परिवार, यही होते हैं क्या दोस्त, यही होती है क्या दुनिया। तुम अपने आप को नहीं जाग रहे होगे कि तू कितना सड़ा हुआ है। तुम ये नहीं देखोगे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, सांड जैसा बना दिया, तुम्हें एडमिशन करा दिया, तुम्हें पढ़ने के लिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल गए। वो लोग जो हर साल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुम्हें उन्होंने शेड्यूल दे दिया, प्लानिंग दे दी, हर कुछ बता दी। पर तू जी से जीनियस और ये सैंपल में पड़ा हुआ है। तो भाई तू इसी लायक तो है कि तेरे लाते पड़े। सोच के देख जरा, है ना। अगर तूने अपने हिस्से की मेहनत करी होगी कहीं ना कहीं, तो वो सबको दिख जाएगा, माँ बाप को भी दिख जाएगा, अरे हमारा लड़का 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। अब लल्ला के आई 40 नंबर है। ठीक है, आस पास भी नहीं है वो। अभी तो रिटर्न की उसे तैयारी बहुत करनी है, एसएसबी तो बहुत दूर की बात है, एसएसबी तक भी पहुंचा तो लोगों को लगेगा चलो हो तो गया था, लल्ला हमारा दौड़ में रह गया। ठीक है, तो घर वाले फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन रिटर्न भी क्वालिफाइड नहीं होता ना, तो तुम धोबी के कुत्ते हो जाते हो। और ये मैं तुम्हें अपने उन सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ जिनका नहीं होता है। उनके मैसेज मेरे पास आना शुरू होते हैं, सर मेरे घर वाले अब एनडीए की तैयारी करने के लिए मना कर रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। अब मेरे से क्यों पूछ रहे भाई क्या करूं? मैं तेरे को जब पहले बता रहा था क्या करना है तो तूने नहीं सुना, अब तू मेरे से पूछ रहा है सर मैं क्या करूं। सर मैं करना चाहता हूं सर, इस बार में कर लूंगा सर, मैं अपने पैसों से बैच भी खरीद लूंगा, लेकिन पापा कह रहे हैं नहीं एनडीए में नहीं जाएगा तू। हो गया तेरा काम।
तो इसलिए जो मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है यार, तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, वर्क ऑन दैट। ये मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हें मैं आईना दिखा रहा हूँ, रियलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, जो बाढ़ आने वाली है, उस बाढ़ को आने से पहले तुम्हें बांध बनाना सिखा रहा हूँ। जो बना लेगा वो निकल जाएगा यार, जो नहीं बनाएगा ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो ना, तो वो दिखती है। बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। चलो तो बढ़ते हैं आगे, नया चैप्टर आज हमें शुरू करना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम कर चुके हैं, उसकी डीपीपी लगाएंगे। टेंसेस में आज हम बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स पे। इस पे लगाने वाले हैं हम क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ वोकैबुलरी। अब तुम सोचो, मेरी मल्टीपल क्लासेस हो चुकी हैं। अगर जरा यहां से भी मैं काउंट करूं अपनी, तो 3 क्लासेस तो यही हो गई यहां तक, है ना। 4 5 6 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास में अगर मैंने ऑन एन एवरेज 10 वर्ड्स भी दिए हैं वो कैप के, मिनिमम बता रहा हूँ, तो भाई 60 वर्ड हो चुके हैं क्लास में। ईडियम्स भी इसमें थोड़े बहुत हो गए हैं, फ्रेजेस भी कुछ ना कुछ हुआ ही है। और ये बच्चा मेरे से आज पूछ रहा है, सर वोकैब रजिस्टर कैसे बनाऊं। तो तू ऑलरेडी बहुत पीछे हो गया, बहुत पीछे हो गया तू। ठीक है, तेरे को पता ही नहीं है। इसलिए अब वो जो मैं तेरा पीछेपन देखता हूँ ना, कि अरे ये बच्चा बहुत पीछे रह गया, तो मेरे को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। यार कैसे तो बहुत सारे होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, फिर रिजल्ट कैसे आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा नाम खराब होगा। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। सो आई एम जस्ट अ लिटिल बीट, यू कैन से आई एम बीइंग सेल्फिश। ठीक है, क्यों मुझे अपन तुम्हारे रिजल्ट से ना मेरी कामयाबी जुड़ी हुई है हर साल के, इसलिए मुझे इतना दम लगाना पड़ता है, तुम्हें बताना पड़ता है। तो जितनी हकीकत होती है वो लाके मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे रख देता हूँ। जो समझदार होता है वो उससे सीख जाता है, जो और सीख जाता है तो बस उसी में मेरा काम हो जाता है। जो गधे होते हैं वो सोच रहे हैं अरे हाँ आ जाएगा रिजल्ट, अरे कुछ नहीं, हमें एक रात पढ़ के सीबीएसई में पास हो गए थे सर, 2 रात पढ़ के सीबीएसई में पास हो गए थे। पर ये गेम अलग है, वो रेस गधों और घोड़ों के बीच में थी, यहाँ सारे ही घोड़े हैं, परेशानी ये है। चलो, तो न्यू कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे, टेंसेस पे बात करेंगे। जब भी हम टेंसेस पे बात करते हैं तो आपके दिमाग में आती है यही चीजें कि भाई टेंसेस होता है क्या। कैसा सा पेन चल रहा है आज ये गंदी राइटिंग भी दिखा रहे हैं मेरी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे पास 3 टेंस होते हैं। अब इन टेंस के साथ साथ हमारे पास ये भी आपने सुने होंगे, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो होते हैं ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये बेसिकली हमें बताते हैं क्या, टाइम। और ये वाले जितने होते हैं ना, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमें बताते हैं बेसिकली नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन। तो टोटल मिला के 3 तो ये हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4, 12 पार्ट्स होते हैं इसके। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि भाई कोई भी काम भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ या फिर भविष्य काल में हुआ, ये तो मानना आसान है। ये क्या है, ये है बेसिकली नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन का मतलब है जो काम हुआ उसका नेचर कैसा था, क्या वो लगातार हो रहा था, कॉन्टिन्यूस था, क्या वो हो चुका था, ठीक है, या फिर वो परफेक्ट था। तो ये बताता है बेसिकली, आपको नेचर ऑफ एक्शन बताता है। तो आइए इनके नेचर ऑफ एक्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो बड़ा आसान सा फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, दैट्स इट। यही इसका फॉर्मेट होता है, यही इसकी पहचान होती है। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बताता क्या है, ये बताता है बहुत सारी चीजें, जैसे हैबिचुअल एक्शंस,
जैसे यूनिवर्सल या फिर जनरल ट्रूथ। जैसे इमीडिएट एक्शंस, जैसे प्रेजेंट नरेटिव। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, यहां बताते हैं फ्यूचर। हाँ भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इतनी मस्त चीज है कि ये फ्यूचर भी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? देखो, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है ऐसा कोई भी एक्शंस जो आप करते हैं, चाहे रोज करते हैं, साल में एक बार करते हैं, जब आपका मूड होता है करते हैं, बस आप करते हैं। जैसे आपने कहा आई प्ले द गिटार, तो कब बजाते हो? जब मूड अच्छा होता है तब बजाते हो, बारिश होती है तब बजाते हो, जब अच्छा लगता है मन को तब बजाते हो, है ना? जब वो आती है तब बजाते हो, जब वो जाती है तब बजाते हो ना। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता तब बजाते हो। यू कैन नॉट से डेफिनेटली, सो इट इज एन इनडेफिनेट एक्शन। ये बात है कि तुम गिटार बजाते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस के लिए, शी वर्क्स विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो हो सकता है फ्रीलांसर हो, रेगुलर काम करती हो, रोज जाती हो, कभी कभी करती हो, प्रोजेक्ट उठाती हो, कुछ भी हो सकता है, बट शी वर्क्स विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करती है। दे हेल्प द पुअर, ऑलवेज भी लगा सकते हो उसमें, नहीं लगाओगे ऑलवेज तो भी ठीक है। कोई ऐसा काम बस जो तुम करते हो वो तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन में काउंट होता है। तो ऐसे सारे एक्शंस हैबिचुअल एक्शंस कहलाते हैं। फिर बात आती है यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ की। मतलब एक ऐसा एक्शन, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ एक ऐसा एक्शन होता है जिसे आप सर्वसाधारण सत्य कहते हैं, या कहने वाली बात। तो सारे साइंटिफिक फैक्ट भी इसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्शन, ऑन इट्स एक्सेस, कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सब जानते हैं, और आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। इसलिए आपने रोटेट्स कहा, रोटेटिंग नहीं कह सकते, रोटेटेड नहीं कह सकते। ठीक है। या फिर आपने कहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो गॉड सिंगुलर था तो ये हेल्प्स हुआ, दोज प्लूरल था इसलिए ये हेल्प हुआ। ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी है। ठीक है, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। अब इस चीज को भाई बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे, तो एक जनरल ट्रूथ है, कहने वाली बात है। ठीक है, मुहावरा, लोकोक्तियां, वो सब भी इसीलिए जनरल ट्रूथ में आ जाती हैं क्योंकि कहने वाली बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के साथ आपने इज लगाया। ठीक है, क्या है वो? कहने वाली बात है, जनरल ट्रूथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमीडिएट एक्शंस की। इमीडिएट एक्शंस का मतलब है भाई यहाँ पे कि तुम बात कर रहे हो इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो अक्सर आपको क्या बताते हैं? रिक्वेस्ट बताते हैं, कमांड बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, ऐसा कुछ बता रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अपने जीवन में कभी ना कभी किसी से, शट अप, गेट लॉस्ट, फॉलो द लॉ, डोंट टीज द डॉग। इस तरह के जितने सेंटेंसेस होते हैं,
तुम कहोगे सब्जेक्ट क्या कहाँ है इसमें? भाई इसमें सब्जेक्ट आप मेंशन करें या ना करें, इंपैरेटिव में सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। जैसे कैच इट, अब अगर मैंने कहा कैच इट तो क्या मतलब हुआ, यू कैच इट, ये तो मतलब हुआ। तो आप मेंशन करें या ना करें, यू इसमें होता है। इसी तरीके से कोई आपको कहता है शट अप, तो आप ही को कहा जा रहा था, इसलिए कहा जाता है यू शट अप, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी ये वर्ब आ गई। गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट। डोंट टीज द डॉग, यू डोंट टीज द डॉग। आप इसमें मेंशन करें या ना करें, इसका मतलब यू ही होता है। फिर आता है प्रेजेंट नैरेटिव। प्रेजेंट नैरेटिव एक ऐसी चीज है जो कोई चीज आपके सामने हुई और आपने उसको वहीं एक्सप्लेन कर दिया, हाथों हाथ ही आपने बता दिया था, अरे अरे बच्चा गिर गया, लो भाई बारिश आ गई, इंडिया का एक और विकेट गिर गया, अर्थक्वेक आ गया, सरकार गिर गई। ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट नैरेटिव्स होते हैं, और ये आपको अक्सर कहाँ देखने को मिलते हैं, इंग्लिश कमेंट्री में ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कहा हियर कम्स द रेन, लो भाई लो बारिश आ गई, ऐसे आप इसे यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने सेंटेंस सुना होगा कमेंट्री में, धोनी गोस फॉर दी बिग वन, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट। मारा है इसका मतलब मारता नहीं है, इसको आप यहां काउंट ना करें हैबिचुअल एक्शन में। इसका मतलब ये नहीं है धोनी गोस, धोनी जाता है बड़े वाला लेने, बड़े वाले के लिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई इसका। इट इज नॉट द words that translates it is not the words that translate, it is the sense that translates, हमेशा याद रखिए। सो यहाँ पे धोनी गोस का मतलब धोनी जाता है नहीं, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट, धोनी गोस फॉर द बिग वन, दे दी हेलीकॉप्टर स्विंग्स, है ना, ऐसे यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो गोस का मतलब क्या है, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नरेटिव है, कोई सामने आपके काम हो रहा है, उसके लिए आपने बोला। द एप्पल्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड, अरे सेब गिर गया, सेब गिर गया, ठीक है, ये वाला सेंस है। आप कहीं खड़े हैं सेब के पेड़ के नीचे देख रहे हैं, आपने देखा सेब गिर गया, तो द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। तो प्रेजेंट नैरेटिव क्या होता है, कुछ ऐसा जो आपके सामने घटित हुआ और आपने उसे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको फ्यूचर समझाता हूँ, मतलब फ्यूचर में इंडेफिनिट कैसे यूज होगा। हाँ। हाँ, झापड़ मारूंगा अगर टीस का मतलब मेरे से पूछ लिया ना, कंधे पे पैर रख के बाल उखाड़ दूंगा, डिक्शनरी देख लिया करो। टीस का मतलब क्या होता है, बेशरम। जहां मेरे को वर्ड लगेगा थोड़ा टेढ़ा है, उसका मतलब मैं खुद बनाऊं बताऊंगा तुम्हें। अगर मैं ऐसे बताना है तो मैं तो जिंदगी तुम झंड कर दोगे, कोई कंपनी का मीनिंग पूछ लेगा मेरे से, कोई नेशनल का मीनिंग पूछ लेगा, कोई मल्टी पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा पुअर क्या है, कोई कहेगा गिटार क्या होता है। तो कब पढ़ा दिया भाई मैंने तुम्हें, टीस का मतलब पूछ रहे हैं बेशरम। हाँ भाई, फ्यूचर। यार अपना लेवल बढ़ाओ ना यार, तुम टीचर को क्यों परेशान करते हो यार, दम लगाओ ना यार अपने हिस्से का। कोई बाबू कोई अच्छा डाउट हो, कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो बताने में, टीज का मतलब यार मैं बताऊंगा यार, जगह जगह ईव टीजिंग इज प्रोहिबिटेड लिखा होता है, मॉलेस्टेशन इज अ क्राइम लिखा होता है। ये तुम लोग बोर्ड बोर्ड भी नहीं पढ़ते हो क्या, बिल्कुल ही क्या गड्ढे में रहते हो। बस निकले जल्दी से गड्ढे में से, खाना वाना खाया फिर घुस गए गड्ढे के अंदर, निकले बाहर प्रोजेक्टर पे क्लास चल रही है घुसे फिर, ऐसी जगह रहते हो यार क्या, ऐसे थोड़ी होता है। सोशल मीडिया अब अंग्रेजी में है, हर तरफ अंग्रेजी है, बोर्ड्स अंग्रेजी में है, आसपास सब तुम्हारे अंग्रेजी है यार, तुम मेरे से टीस का मीनिंग पूछते हो यार, बहुत गलत बात है भाई ये। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर बताता है, और एक नहीं तीन तरीके से फ्यूचर बताता है। सबसे पहले तो जब सेंटेंस हो जाता है कंडीशनल, ठीक है। दूसरा,
अगर कोई फिक्स्ड या फिर रोटेशनल एक्शन की बात हो रही है तो भी बताता है ये फ्यूचर। और तीसरा, भाई अगर कोई ऑफिशियल प्लान है तो भी हम इसका यूज करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें एक पोर्शन होता है कंडीशन है ना, और एक मुद्दे की बात होती है। जैसे मैं कहूं सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुद्दे की बात है। अगर शेड्यूल फॉलो करोगे, तो अगर शेड्यूल फॉलो करोगे ये उस पर कंडीशन हो गई। हमेशा फिट रहोगे, अगर हर दिन 20 मिनट्स वर्कआउट करोगे, तो 20 अगर अगर जहां भी मैंने लगा दिया, या बशर्ते, है ना, या तब, ऐसा कुछ भी लगाया, एक कंडीशनल वर्ड होता है जिससे पता चलता है कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा आई विल पे यू, कब? इफ यू हेल्प मी। तो यहां पे तुम्हें दो पोर्शन देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला पोर्शन इफ यू हेल्प मी, और एक ये वाला पोर्शन आई विल पे यू। तो यहां पे तो आप विल या शैल लगा सकते हैं। आई विल पे यू, मैं तुम्हें पक्का वादा करता हूं मैं तुम्हें पे करूंगा, आई विल पे यू। कब? इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो या करोगे, दोनों सेंस आ रहे हैं। पर यहां पे विल या शैल नहीं लगाओगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाओगे, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म हमेशा। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, मान लो एक सेंटेंस अनलेस से लिख देंगे हम, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, she cannot pass the exam। जब तक वो मेहनत नहीं करती उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपने अनलेस के साथ शी वर्क्स ही लिखा, आप यहां पे अनलेस शी विल वर्क नहीं लिखोगे। समझ रहे हो? तो जो कंडीशनल वाला पोर्शन होता है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना देते हैं। एक और सेंटेंस देख लो, इफ ही कम्स टुडे, वी विल नॉट अलाउ हिम। तो क्या मतलब हुआ? इफ ही कम्स टुडे, अगर वो आ जाता है हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो वी विल नॉट अलाउ हिम को तो आप फ्यूचर में बना सकते हैं, लेकिन इसको इंडेफिनिट में रखेंगे, पर ये मेंशन फ्यूचर करेगा। इफ ही कम्स टुडे, अगर वो आ जाता है, या फिर वो अगर वो आज आएगा, दोनों सेंस दे रहा है, इसलिए आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। फिक्स्ड या रोटेशनल एक्शन, कोई ऐसी चीज जो किसी रूटीन में आती है, किसी शेड्यूल का पार्ट है, या वैसा ही होता आ रहा है सालों से। जैसे we celebrate Diwali in अर्ली विंटर्स। हम दिवाली कब मनाते हैं? अर्ली विंटर्स में मनाते हैं। तो वी सेलिब्रेट दिवाली इन अर्ली विंटर्स। तो यहां पे ये एक रोटेशनल एक्शन है या फिक्स्ड एक्शन है, ऐसी होता है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। या फिर आपने कहा द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली arrives at 9 PM। अगली ट्रेन जो है किसके लिए? दिल्ली के लिए। वो कब आएगी? 9 बजे आएगी। द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स एट 9 PM। आएगी या आती है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स एट 9 PM। अब आते हैं भाई ऑफिशियल प्लान। ऑफिशियल प्लान का क्या मतलब है? कुछ भी ऐसा जो कि ऑफिशियली प्लान किया गया है। कोई ऐसी कोई मीटिंग है, कोई सरकारी काम है, या आपने सुना होगा हर बार मूवी फ्राइडे को रिलीज होती है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द मूवी रिलीजेस दिस फ्राइडे। या फिर द PM विजिट्स
चाइना नेक्स्ट वीक। जो प्रधानमंत्री हैं वो अगले महीने अगले हफ्ते चाइना जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, पीएम के साथ विजिट्स यूज किया, इसे फ्यूचर में नहीं बताया। अब एक बार क्विक रिवीजन के मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं कि ये एक चीज के लिए यूज नहीं होता, इसके मल्टीपल यूसेजेस हैं और इसीलिए इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, और क्या क्या मल्टीपल यूसेज हैं, पहला क्या है कि ये हैबिचुअल एक्शन बताता है, साथ ही साथ चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हैबिचुअल है तो हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ बताता है, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। ये इमीडिएट एक्शन भी बताता है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, तो रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर ये सब बताता है, जैसे शट अप, फॉलो द रॉ, कैच इट, ये सारे के सारे इमीडिएट एक्शन है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। इसके अलावा प्रेजेंट नैरेटिव जो सामने घटित हो रहा है आपके, वो भी ये आपको बताता है। इन दी एंड हमने ये भी जाना कि ये तीन तरीके से फ्यूचर भी बता सकता है, कंडीशनल सेंस में, फिक्स्ड या रोटेशनल एक्शन में, और ऑफिशियल प्लान्स में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया तो हम सब PW टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछ लीजिए। आप दिस फ्राइडे भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ फ्राइडे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। दिस फ्राइडे लिखेंगे तो इसका मतलब है इस फ्राइडे रिलीज होगी, और वैसे भी फ्राइडे में होती है तो आप फ्राइडे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो बात हुई किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है, बहुत आसान, जैसे इसमें सब्जेक्ट लगा था ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट लगा है। सब्जेक्ट में इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके साथ सेकंड फॉर्म। और अगर आपको ये यूनिवर्सल रूल याद हो तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट पे तो एक रूल भी कराया था और बताया था, पास्ट इंडेफिनिट एक मात्र ऐसा टेंस होता है जहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ये फॉर्म और कहीं यूज ही नहीं होती है, सिर्फ यही यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। या फिर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ऑफ एप्रोप्रिएट टाइम, यहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा यूज होती है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे। फॉर्मेट समझिए इसका, तीन जगह पे आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इसके साथ एक तो आपको, जैसे ये था प्रेजेंट नरेटिव, तो ये हो जाता है क्या, पास्ट नरेटिव। क्या क्या बताता है, ये बन जाता है क्या, पास्ट नरेटिव। दूसरी चीज ये बताता है पास्ट टाइम वर्ड। तो पास्ट नरेटिव बताता है, पास्ट टाइम वर्ड बताता है। ठीक है, पास्ट टाइम वर्ड जैसे कोई भी ऐसा वर्ड हो गया तुम्हारा, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट की बात बता रहा हूँ, 1920, कुछ भी पास्ट का गुजरा हुआ, तो इसके साथ एक तो अक्सर पास्ट टाइम वर्ड देखने को मिलता है। पास्ट नैरेटिव, जैसे ये प्रेजेंट नैरेटिव था जो तुम्हारे सामने हुआ घटित, तुमने बता दिया। पास्ट नैरेटिव का मतलब है जो बीत गया, जो बीता, जो पास्ट की बात थी, कल की बात, परसों की बात। मैंने कहा और भाई संडे क्या किया, तो जितनी चीजें तुम बताओगे वो सारी की सारी तुम्हारी पास्ट नैरेटिव में आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी चीज ये क्या बताता है, पास्ट नैरेटिव, पास्ट टाइम वर्ड। अबे यार, एक और मजेदार चीज बताता है ये। हाँ, अगर कोई भी पास्ट इवेंट है, कोई पास्ट की स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो सारे के सारे यही बताते हैं। अब देख लो इस पे, बहुत सारे सेंटेंसेस जितने चाहे उतने बना सकते हो। अब ये बड़ा आसान हो गया, जैसे कुछ बता रहे हो तुम, शी वेंट टू गोवा, वो गोवा गई थी। शी बॉट अ शर्ट
फॉर मी, मेरे लिए एक शर्ट लेके आई, ठीक है। या फिर तुम बता रहे हो गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915, गांधी जी भारत में 1915 में आए थे। या फिर तुमने कहा आई वन अ लॉटरी लास्ट ईयर, पिछली साल मैंने लॉटरी जीती थी। या फिर तो देखो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, ये पास्ट नैरेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कोई पास्ट का इवेंट स्टोरी तुम कुछ भी बता रहे हो, ठीक है। या फिर ही लेफ्ट द ऑफिस 2 minutes अगो। अब अगो लगा है ना, बात खत्म हो गई, पास्ट में ही आएगा ये। ही लेफ्ट द ऑफिस 2 minutes अगो। तो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट सबसे आसान टेंस होता है। कुछ भी चीज जो तुम्हें पास्ट में बतानी है, चाहे वो 1 मिनट पुरानी हो या 1,000 साल पुरानी हो, याद रखना, चाहे वो 1 मिनट पुरानी हो या 1,000 साल पुरानी हो, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। अब देखो 1915 की बात बता रहा हूँ ये मैं, है ना, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, 110 साल पुरानी बात है, फिर भी हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। ये 2 मिनट पुरानी बात है, तब भी हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। तो पास्ट के सारे एक्शन जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है, एक्शंस ऑफ पास्ट विद नो कनेक्शन टू द प्रेजेंट, अब से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है, अगर तुम्हें नहीं पता हो गांधी जी कब आए थे तो क्या मतलब इस बात का, अनलेस इट इज रिलेवेंट, अनलेस उसी फील्ड की बात हो रही है। तो इन सारे केसेस में आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है, एक्शंस ऑफ पास्ट, चाहे 1 मिनट पुराना या 1,000 साल पुराना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, मैंने पेन यूज करने का आज मन कर रहा है, पता है। अब बात करते हैं किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब यार ये भी एक आसान टेंस, इंडेफिनिट के का ये एक आसान टेंस है। ये क्या बताता है, बहुत आसान, देखो कितना आसान है। इसमें सब्जेक्ट लगेगा। अब सब्जेक्ट अकेला नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई तो विल या शैल में से कोई एक तो टपकेगा, विल या शैल में से कुछ एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म तो सिर्फ एक ही जगह यूज होती है। तो इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा जानना नहीं है, बस ये जान लो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, है ना। इसमें भी क्योंकि विल और शैल आ रहा है, मॉडल है, मॉडल के साथ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो एट यूनिवर्सल रूल अपनी छाप बार बार छोड़ रहा है, ठीक है। एट यूनिवर्सल रूल में ये सब आपने पढ़ रखा है, जो क्विक रिवीजन आपका टेंसेस में हो रहा है, ठीक है। जैसे सेंटेंस बना, आई शैल कम टू सी हर, मैं उससे मिलने आऊंगा या उसे देखने आऊंगा, ये वाला सेंस दे रहा है। शी विल सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट, वो हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी। दे विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को समझेंगे। तो बड़ा आसान हो गया है। तो सब्जेक्ट के साथ शैल और विल लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। पर इसमें एक पेच आ गया, और वो पेच ये है कि सर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कहाँ शैल लगाऊं और कहाँ विल लगाऊं। बस यही सारा पेच है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक तो होता है आई और वी,
और एक इनको छोड़ के जितने बचे अदर्स, ऐसे याद रखो, आई और बी अदर्स। तो जब हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की, तो आई और बी के साथ शेल लगा दो और बाकी सबके साथ विल लगा दो। कब, जब बात हो रही हो किसकी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की, कोई और भावना नहीं है, बस तुम फ्यूचर की बात बता रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आई शैल कम टू सी हर, मैं आऊंगा भी उससे मिलने, परेशान मत, मैं आऊंगा उससे मिलने। शी विल सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट, वो हमारा सपोर्ट करेगी प्रोजेक्ट में। फ्यूचर की बात है, इसमें कोई भावना नहीं डाली गई है अलग से, सिर्फ ये बात फ्यूचर की हो रही है। बट अगर इसमें एक भावना डाल दी जाए फ्यूचर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, आई और वी और अदर्स। तो आई और वी के साथ आ जाएगा क्या, विल, शैल नहीं। अब आई और वी के साथ आ जाएगा विल और अदर्स के साथ शैल। कब, जब बात हो रही होगी पी ओ ई टी, पोएट की। पोएट क्या होता है, P stands for promise, O stands for oath, E stands for emphasization and T stands for threat। मतलब अगर आप कोई वादा कर रहे हैं या फिर शपथ ले रहे हैं या फिर किसी चीज पे जोर देके कोई बात कर रहे हैं, एम्फेसाइजेशन, या फिर धमका रहे हैं किसी को, थ्रेट मतलब धमकी, एम्फेसाइजेशन मतलब जोर देना, ओथ मतलब शपथ लेना, और प्रॉमिस मतलब वादा करना, इस तरह की कोई भी बात हो रही है फ्यूचर में, तो ये कहानी बदल जाएगी, आई और वी के साथ विल लग जाएगा, बाकी सबके साथ शेल लग जाएगा। इसीलिए जब तुम कहते हो तो क्या कहते हो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि धमकी है। आप ऐसा नहीं कह सकते आई शैल किल यू, इसका मतलब होगा कभी फ्यूचर में मार देंगे तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान मत हो, फ्यूचर में मार देंगे। पर वो सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं, उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग भावना, एक इंटेंस भावना होती है, और वो भावना क्या होती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, फ्यूचर की बात हो रही होती है। या फिर आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। ये सारी भावनाओं की बातें, और क्योंकि ये सारी भावनाओं की बातें, इसलिए आपने आई के साथ विल लगाया। कुछ अदर्स से भी देख लेते हैं, जैसे शी शैल नेवर मिसबिहेव। क्या मतलब होगा, समझा दो भाई से, ये कभी आज के बाद यहां मिसबिहेव ना करे, शी शैल नेवर मिसबिहेव, कभी मिसबिहेव ना करे, तो ये धमकाया जा रहा है उसको, समझाया जा रहा है। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है गॉड शैल नेवर फेल। भगवान कभी विफल नहीं होता, है ना, क्योंकि एसएसबी भी नहीं देता। तो ये कैसी बात है, आप एम्फेसाइज करके कह रहे हैं, दिल छोटा मत कर, भगवान तेरे साथ है ना, भगवान कभी विफल नहीं होता। कभी अगर तुम टोल प्लाजा से निकलोगे, जहाँ पे टोल टैक्स वसूल किया जाता है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो एग्जेम्प्ट हैं किससे, टैक्स देने से। उसमें लिखा होता है कि आर्मी मैन है, उनको टैक्स नहीं देना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है उनको नहीं देना है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए लिखा होता है। और वहीं पे एक बात और लिखी होती है कि अगर आप जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है, और किसी मतलब एक्सीडेंट हो गया और आप किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं, तो पहुंचा दीजिए, पुलिस आपसे जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो उसके लिए इंग्लिश में लिखी होती है लाइन, द पुलिस शैल नॉट इंटेरोगेट यू। तो यहां पे शेल क्यों, क्योंकि आप आश्वासन दिलाते, बस।
तो यहाँ पे इतना ही है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देना, कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। आई और वी के साथ कैसे लगता है ये मैंने आपको दिखाया। सिंपल सेंटेंसेस 1000 बना लो तुम फ्यूचर की। जैसे मैंने कहा कल मैं तुम्हारी एक क्लास लूंगा तो इस सेंटेंस को बड़ा आसान मैं कैसे बनाऊंगा, बस आई शेल कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। अब मैं चाहूं तो इसको विल से भी बना सकता हूं। विल से बनाऊंगा तो बस भावना बदल जाएगी। भावना क्या होगी, भावना ये होगी कि लूंगा ही, पक्का लूंगा हर हाल में, भावना बदल जाएगी। तो अगर भावना बदलनी है तो यहाँ पे आप पोएट का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी सबके साथ शेल हो जाएगा। नॉर्मल नहीं तो ऐसे रहेगा। मैंने आपको पोएट से भी एग्जाम्पल्स दिए और मैंने आपको नॉर्मल फ्यूचर से भी एग्जाम्पल दिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? थम्स अप पीडब्ल्यू टैगर बना दीजिए। डाउट दुविधा विद शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछिए। हम्म। जिसने तुमसे ये कहा है ना कि शैल इज ऑफिशियली रिमूव फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, उसके कंधे पे रखो पैर और बाल पकड़ो। एक कंधे पे ऐसे पैर रखो, एक कंधे पे ऐसे बाल पकड़ो, उखाड़ डालो। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो। तो अब जरा इंडेफिनेट पे क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं कि तुम्हें कितना आया है। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। हाँ, शक्ति तो बहुत बड़ा बढ़िया बैच है भाई। शक्ति से पढ़ने के बाद तो ये सब चीज़ें तुम्हें आसान लगेंगी वैसे भी। द एग्जीबिशन एंड्स नेक्स्ट वीक। एग्जीबिशन अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। तो मेक श्योर टू विजिट बिफोर इट्स ओवर। कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका रीजन क्या है कि भाई ये ऑफिशियल प्लान है ना। जब कोई एग्जीबिशन लगती है या छुट्टी है तो ये सारे ऑफिशियल प्लान्स होते हैं। ठीक है, जैसे मूवी का लगना, मूवी का छूटना, फ्लाइट का उड़ना, फ्लाइट का छूटना, ये सारे ऑफिशियल प्लान होते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप विल या शेल से बनाएंगे। एग्जीबिशन एंड्स है ना, द सेल्स, द लिखा होता है ना, द सेल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, ये लिखा होता है। एक उसमें आता है ना यार, एक ऐड में आता था, मैं देखता था। हाँ, अक्सर जब दिवाली वाला के ऑफर होते हैं लिखा होता है द ऑफर एंड्स सून, देखा होगा तुमने। द ऑफर एंड्स सून ऑफिशियल प्लान है ये। विल एंड क्यों नहीं लिख रहे? विल एंड नहीं लिखेंगे। विल एंड इसलिए लिखते क्योंकि ये लिखना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्रेविटी डैश ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी पुल्स
देखो आपके दिमाग में ना 50 चीजें आती होंगी, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। आप मेरे से पूछते भी रहते हैं, सर क्या मैं ये वाला रजिस्टर बना लूं, सर या मैं जो पटकी वाला क्वेश्चन है उसको नोट कर लूं। भाई देखो मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा सस्ता रास्ता बता चुका हूँ। जैसे एक होता है ना कि कुछ साल पहले ना मैं मेडिटेशन में पढ़ा था, तो देखा कि कैसे आपको परमात्मा से आप अपने आप को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मेरे पास शिव का कॉन्सेप्ट भी आया। मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे शिव का लगा। तो भाई किसी को अगर शिव बनना है या शिव के अंदर लीन होना है या परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है उसका, सिंपल, त्याग। आपको सब छोड़ना होगा, हर तरह का मोह छोड़ना होगा, हर तरह का डर छोड़ना। तो जो ये कर पाएगा और जितना ज्यादा कर पाएगा वो शिव के उतना करीब चला जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं मिलियनर बनूं, है ना, और शिव भी मेरे साथ हों। वो बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली जितने भी लोगों ने निर्वाणा की, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या अभी लेटेस्ट में बताऊं तो रामकृष्ण परमहंस हो, इन लोगों ने त्याग किया। तो आपको अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी, परिवार छोड़ना पड़ेगा, घर वाले छोड़ना पड़ेंगे, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको। हर तरह का मोह, जहां से भी थोड़ी भी खुशी मिल रही है उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, और हर तरह का डर छोड़ना पड़ेगा। मौत का डर आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई आपकी अभी अभी आके गर्दन काट दे, आप उसके लिए भी तैयार होंगे। मेडिटेशन और निर्वाणा और ये सारी चीजें आपको यही बताती हैं कि ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब है बड़ा मुश्किल। तो आदमी सोचता है जुगाड़, कि जुगाड़ बता दो। तो जुगाड़ कई सारे हैं, प्रसाद चढ़ा दो, हर मंडे का वो रख लो, व्रत रख लो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें लोग तुम्हें अपने पास से बताते रहेंगे। ये सारे जुगाड़ है, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज यही है कि जितना तुम्हारी जिंदगी में त्याग होगा, जितनी जिंदगी में तुम्हारे डर कम होगा, जितनी जिंदगी में तुम्हारा क्या कहते हैं लालच कम होगा, तुम उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर शिव होगा। तो अब बड़ा सिंपल है यार। अब तुम ना तुम लोग सोचते हो जुगाड़, तो जुगाड़ से काम नहीं बनेंगे, ठीक है। तुम लोग इसलिए तुम जुगाड़ के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम मेरे से जुगाड़ जानते हो, सर ये कर लूं ये कर लूं, नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम्हें बताया, रीडिंग और शेड्यूल। जिस तरीके से वो पहली क्लास बताई है ना, वो रीडिंग और शेड्यूल, बस उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तुम ये कर ही ना पाओगे यार, ये इतना ही मुश्किल है। जो ये लोग कर लेते हैं ना, जो कर लेते हैं उनकी 100% ये मान के चलो अंग्रेजी के लिए दिक्कत ही नहीं होनी है। दूसरे सब्जेक्ट की सोचो, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने की सोचो फिर तो, बस। अगर तुम रीडिंग और शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, अंग्रेजी का इतना है। नहीं तो तुम 50 सीधे पूछ रहोगे, सर कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तुम बना ले जाओगे। अगर रीडिंग और शेड्यूल फॉलो करोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम बना ले जाओगे, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए तुम झेल लोगे। लेकिन अगर ये नहीं करा है, जुगाड़ों पे काम करा है, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो हर चीज का एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को पकड़ के चलोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एसी बंद कर दो यार, एसी एसी। हाँ। कह रहा है द स्पोर्ट्स क्लब विल अरेंज नहीं होगा। द स्पोर्ट्स क्लब अरेंज, अरेंज क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एवरी सैटरडे हो रहा है। कैसा एक्शन हो गया है इनका, हैबिचुअल हो गया है, हर दिन कर रहे हैं, एवरी सैटरडे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि जो आपका डाउट है हो सकता है क्वेश्चन खत्म होते होते क्लियर हो जाए।
द सिटी लॉन्च द ट्रांसपोर्टेशन स्टडी 6 वीक अगो। तो द सिटी लॉन्च कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, मतलब सही चल रही है कहानी। अ ट्रांसपोर्टेशन स्टडी 6 वीक्स अगो टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक ट्रांजिट रूट्स। तो कोई भी गलती नहीं है इसमें, नो एरर जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आधी क्लास तो भाई बढ़िया कर रही है टेंसेस में, ऐसा नहीं है, इज गोइंग फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इफ यू ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अब ये कंडीशनल आ गया। अब यहां पे देखो इसने सेकंड फॉर्म यूज करी है। अगर यहां पे यूज करता इफ ही, अगर यहां पे ट्राइस कहता, इफ यू ट्राइस टू ब्लैकमेल मी, तो हम यहां पे बनाते आई विल इन्फॉर्म यू, ये ऐसे बनता। अगर ट्राइस होता तो विल इन्फॉर्म होगा। अब क्योंकि इसने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर दी, तो आप भी विल की सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए। विल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वुड। आई वुड इन्फॉर्म यू, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जा सकता था, नया तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे लगा कराते हैं तुम्हें। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो ऐसे जाएगा, अगर ये कंडीशनल वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आपने ये यूनिवर्सल रूल में सीखा था, लेकिन विल का वुड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइस का ट्राइट किया गया है। समझ आ गया? आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट होगा, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, या डिडेंट स्लीप, कैसे भी लिख सकते हैं। पोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप अपना आंसर अपने पास लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 था, तो फोर्थ का आंसर आपने बी अपने पास लिख लिया, ठीक है, सिंपल है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। एनडीए का जो एग्जाम है ना, उसमें जो सबसे मुश्किल पोर्शन आता है वो मैथ्स ही आता है, वहीं पे बच्चा फंसता है। वो थोड़ा ट्रिक से, चालाकी से थोड़ा करना पड़ता है, वो अगर आप करके निकल जाते हैं तो फिर आप सब झेल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सीखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रॉन्ग हुआ पर सीखना सीखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है। अब देखो आगे तुम्हें फ्यूचर देख रखा है, आई शेल पिक अप द रिसीवर, मैं रिसीवर उठा लूंगा कब? अगर फोन बजता है तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हो गया, जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था, है ना। 50% ने सही जवाब दिया। इन द सेम मैनर अगर ये यहाँ पे मैं कहता रैंग इफ इट रैंग होता, तो यहाँ पे मैं शुड पिक या वुड पिक करता, ठीक है। बाकी इसको हम गहराई से कंडीशनल सेंटेंसेस में जानेंगे। अभी इतना याद रखिए, प्रेजेंट में होगा तो विल या शैल ही रहेगा, पास्ट में होगा तो वुड या शुड रहेगा। अब देखो एक है दिनेश यादव, बेशर्मी की भी हद जो कर देते हैं ना, वैसा आदमी है ये। एक तो भाई एक ये बात समझ ले, बैकलॉग होता है,
ठीक है, बैक लॉक नहीं होता। बेइज्जती इतनी ही करवाओ जितनी सह सको अपनी। बेशरम, एक तो बैकलॉग है और उसको ये पता भी नहीं है कि क्या है, और क्लास में आ रहा है। एक बार और लिख तो बैकलॉग, फिर देख तेरा आए का भी लॉग लगा देता हूं मैं, तेरा फ्रंट लॉग भी हो जाएगा। तू लिख एक बार और बैकलॉग लिख, करने दो इसे स्पैम, एक बार और लिखने दो इसे। लिख बेटा एक बार और, तू तेरा फ्रंट भी लॉक करा दूंगा मैं। द लोकल लाइब्रेरी डैश अ न्यू सेक्शन yesterday, पास्ट टाइम वर्ड, पास्ट टाइम वर्ड तो सीधी सी बात है क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ओपनड। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। अगला देखो, ये कि कौन है, विकास प्यास पासी, पासी है प्यासा है। हाय सुमन, हाउ आर यू, हमसे पूछो हम कैसे हैं, हमसे पूछो हम कैसे हैं, हमसे पूछो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो, हमसे पूछो इंस्टा आईडी, हम देंगे तुम्हें जवाब। हम्म, मुस्कान तुम्हें मुस्कान भी नहीं देगी। अबे ऐसे छचेरो हो ना तुम, भीख मांग लो कटोरा लेके, भगवान के नाम पे हमसे दोस्ती कर लो। हाय मुस्कान, एक हाय ही भेज दो, भाई बना के ही हाय भेज दो। चलो अच्छा, सब छोड़ो, भाई बना के ही हाय भेज दो। इतने छचोरे हो ना, इतने छचोरे हो। यहाँ पढ़ने आते हो, ये क्या करने आते हो समझ नहीं आता भाई। कभी ऐसा लगता है लड़की कहीं देखी ही नहीं है, नाम भी दिख जाए, पता हो सकता है वो मुस्कान ना हो, मुकेश हो, बस उसने अपना नाम लिख दिया मुस्कान। इसी से इसके मन में मुस्कानें उड़ गई, इतनी मुस्कानें उड़ गई, ये भूल गया क्लास में हूं मैं, ये भूल गया ये टीचर जो है कुछ भी कह देता है, ये सब भूल गया। इसने कह दिया करवा लूंगा बेइज्जती, एक मुस्कान के हाई के लिए करवा लूंगा बेइज्जती सर, कोई ऐसी बात नहीं है। कंधे पे पैर रखवा के बाल उखड़वा लूंगा, कर दो सर मेरी बेइज्जती जितनी करनी है। मुस्कान से ही जरूर पूछूंगा, मुस्कान हाउ आर यू। अरे भूको, पढ़ लो। देखो, वो तुमने सुना ना, वीर भोगे वसुंधरा, बस बड़ा सिंपल सा बात है। वीर हो गए ना तुम, तो ये सारी चीजें तुम्हारे आसपास होंगी। ये सब तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज करनी है, और वो है वीरता, जबरदस्त वीरता। और ये एक वीरता है कि अगर तुम सीडीएस का, एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हो, क्रैक करोगे, एसएसबी पहुंचोगे, फिर तुम देखना सब, तुम खुद परेशान हो जाओगे, सब तरफ कभी मुस्कान होगी, कभी रितिका, कभी प्रीतिका, मुन्नी, भूरी, पारो, चमेली, सारी की सारी तुम्हारे आसपास हो। समझ लो, तुम करके तो देखो यार, एक बात मान के तो देखो। फिर तुम सेलेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें इनमें से कौन सी वाली मुस्कान चाहिए। अभी तुम जा रहे हो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना। अभी तुम सोच रहे हो कोई लड़की मिल जाए हमसे दोस्ती कर ले, बस जिंदा हो इतने में काफ़ी, जिंदा लड़की चाहिए। ठीक है, जिंदा होनी चाहिए, कहीं की भी हो, गांव की हो, देहात की हो, नहाती हो नहीं नहाती हो, स्कूल जाती हो नहीं जाती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, है ना, कहीं भी कुछ भी किसी भी एज की हो, सारे तुमने फिल्टर हटा रखे। फिर तुम फिल्टर लगाओगे, क्यों, क्योंकि वीर भोगे वसुंधरा। ये बात तुम्हें मजाक में बताई है, पर जो समझदार है वो समझ जाएगा। वी विल एस्केलेट दिस इशू, वी विल एस्केलेट दिस इशू, इफ यू विल थोड़ी होगा, कंडीशनल क्लॉज में तुमने विल लगा दिया। इफ यू फेल टू कंप्लाई, है ना, ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल में हम ऐसा नहीं करते। आज ही आपको सिखाया है, 50% से ज्यादा को समझ में आया है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोज सोचता हूँ प्यार से पढ़ाऊंगा, आई डांटूंगा नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कर देते हो ऐसी हरकतें।
बहुत बढ़िया मयंक, दिस इज गुड। पंडित जी आई लव यू मोर। तुम कभी गौर करा करो ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कितनी शिद्दत से, कितनी सीरियसली पढ़ा रहा होता हूँ, कोई अगर मजाक भी कर रहा होता हूँ तो वो रेलेवेंट जोक्स होते हैं जो मैं कर लाता हूँ। लेकिन यार तुम लोग कुछ ऐसा लिखते हो ना, मुझे लगता है यार इसको तो समझाना पड़ेगा भाई। इसको आज तक माँ बाप नहीं समझ पाए, अब मेरे पास आया तो उनका काम मेरे को करना पड़ेगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। 100% जाना चाहिए था भाई, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। 100% जाना चाहिए था। सर आपने कभी फाइट किया? हाँ मैंने बहुत फाइट किया है। मेरी फाइट की वीडियोस इंस्टाग्राम पे ही पड़ी हुई हैं और डाल दूंगा। बहुत फाइट की है मैंने। और मज़ेदार बात बताऊं, हारा ज़्यादा हूँ जीता कम हूँ। जो इंपॉर्टेंट वाली है वो जीत गया हूँ ज़्यादातर। द यूनिवर्सिटी हैड अनाउंस्ड क्यों बोलोगे भाई? जब आगे लास्ट ईयर दे रखा है तो ये क्या है? पास्ट टाइम वर्ड है। तो पास्ट टाइम वर्ड है तो सब्जेक्ट, ये कौन हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म लगा दोगे, हैड की जरूरत नहीं है। ये इसने किस में बना दिया? ये इसने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, जो कि नहीं बनना चाहिए क्योंकि आगे पास्ट टाइम वर्ड है। तो ये बनना किस में चाहिए? ये बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। इस बात को और गहराई से तुम समझोगे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, कब जानोगे? अगली क्लास में, मतलब जब भी मैं आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा तब जानेंगे आप। स्ट्रीट पे मैं नहीं लड़ता भाई। स्ट्रीट पे देखो, ये स्ट्रीट तो यार, स्ट्रीट पे ये जहालत होती है। हाँ, ये मेरे रोड रैश कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि सड़क पे मैं किसी से लड़ रहा हूँ, किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी है। उसमें मैं शांत रहता हूँ, कोई बात नहीं यार, लग जाती है गाड़ी, कितने का नुकसान कर देगा? 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार। उसके लिए मैं कोई लुच्चा लपंगे थोड़ी सड़क पर लड़ूंगा। मुझे लगता है कि लड़ाई के लिए सही जगह होती है अरीना, जहाँ पे बिल्कुल एकदम आपको पूरा मौका दिया जाता है, आपके विपक्षी को पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, वही सही जगह होती है। सड़क पे कभी नहीं लड़ना है किसी से भी नहीं। और जिन लोगों को मैंने अपना गुरु माना है, जिन लोगों से मैंने सीखा है, मैंने उनके अंदर भी ये हम्बलनेस देखी है कि एक तो कभी अपने से कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाते हैं, दूसरा कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें तो मार्शल आर्ट में सिखाई जाती है ना। ब्रूसली का तुमने नाम सुना होगा। ब्रूसली मतलब दुनिया के सबसे टॉप फाइटर्स में से एक रहा है हमेशा, लेकिन उसने कभी भी रोड रैश नहीं किया। उसके ऑलमोस्ट ज़ीरो इंसिडेंट्स हैं उसके रोड रैश के। उसने कभी सड़क पे ऐसे किसी को नहीं पीट दिया, समझ रहे हो? तो वो छछोरा होता है। जब तुम छछोरे होते हो ना, जब तुमने कभी किसी से लड़ाई नहीं होता है, तुम अपने पीछे 4 लड़के लेके चल रहे होते हो, फ़ोन मिलाते हो, जहाँ भी लड़ाई होती है ना, रुक जा अभी बताता हूँ, जानता है तू मेरे को? जानता है? तू जानता नहीं है, रुक 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 रुक, तू अभी रुक। जब तुम ये करने वाले होते हो तब तुम सड़क पर लड़ते हो। जब तुम्हें पता होता है ना इनकी कोई औकात नहीं है, मेरा एक पंच नहीं सह पाएंगे, मेरी एक किक नहीं सह पाएंगे, तो तुम नहीं लड़ते हो। तो पावर आपको क्या देती है ना? पावर आपको शांति देती है। जो रियल पावर होती है, जब आप अपने अंदर पावर महसूस करते हो ना, तो वो आपको शांत करती है। ठीक है, आपको तब लड़ना होता है जब बेसिकली ज़रूरत होती है। हर बड़ी पावर के साथ यही होता है। हाँ, ये बात समझो। तो ये छछोरे होते हैं जो गाड़ी पे लिखवा लेते हैं, क्या गाड़ी पे लिखवा लिया, चाचा प्रधान है, दूर के प्रधान है, प्रधान की कोई औकात? प्रधान ही लिखवा लेते हैं। पार्षद लिखवा लेते हैं, कम वक्त पार्षद, पार्षद लिखवा लेते हैं। एमएलए लिखवा लेते हैं, बड़ा वो है। ऑल द प्लांट्स इन हर यार्ड विल बी के साथ कौन सी फॉर्म आती है? 8 यूनिवर्सल रूल का क्वेश्चन था, ये बीच में डाला था इसलिए देखने के लिए, पुराना तो नहीं भूले हो। देखते हैं कितने परसेंट भूल गए। 30% भूले हैं, बाकियों को याद है। तो विल बी ड्राइड अप ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी के साथ, या फिर आईएनजी आएगी। हमेशा याद रखो, जिंदगी में कभी भी रोड रैश नहीं करनी है ना। सड़क पे किसी से नहीं लड़ रहे हैं, उसमें आपकी ही बदतमीजी है यार, आप जाने दीजिए। आपकी गाड़ी में भी ठोक दिया है तो हो जाता है आदमी फ्रस्ट्रेशन में।
बस ये आपको याद रखना है हमेशा। और अरीना में छोड़ना नहीं है, वहां फाइट हो रही है, वहां अपना दम दिखाइए सारा। जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठा ही देता है तो अल्टीमेटली आपको हाथ उठाना पड़ेगा, तब तो कोई बात नहीं, वो सेल्फ डिफेंस की बात है। और हम जो आपको सिखा रहे हैं वो क्या, हम भी आपको तैयार कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो आप इतने पावरफुल होने चाहिए कि आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने परिवार को, अपने पापा को, अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि उनके ऊपर हाथ उठा दिया गया है तो फिर तो यार, फिर तो वॉर हो गई ना। फिर वॉर हो गई है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो भाई अगर हाथ उठा दिया तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं तो नहीं रोक पाऊंगा। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। जब हुआ मैंने कहा चलो छोड़ो, लग गई, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। गाली वाली भी दे देता है तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा हड़का देता हूँ कि भाई गाली मत दे, तमीज़ से बात कर लो, दैट्स इट, इतना बोल देता हूँ। लेकिन अगर कोई हाथ उठा देता है तो फिर एक इंसिडेंट है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो। ठीक है, वो तुम पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। पर एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि किसी ने हाथ ही उठा दिया, तो फिर तो भाई मेरे अंदर का रुद्र जाग जाता है। फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, फिर मुझे लगता है फिर काहे सीखी थी मार्शल आर्ट। तो वो वाली चीज़ हो जाती है ना। फिर नींद ही नहीं आएगी रात को, काम नहीं होगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ये लगेगा कोई मार गया, ये लगेगा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खोड़ी ईगो तो सब में होती है ना, मेरे में भी है। फिर वो नहीं हो पाता, फिर तो वॉर है तो फिर तो वॉर है, तो वो नहीं बताएंगे। इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू कैन नॉट मेक इट अनलेस यू फॉल। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, यहां पे आपने देखा इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता हाउ हार्ड यू ट्राई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाला प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो फॉल, ये फेल जो है इस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बीच में एकदम से सेकंड फॉर्म ऑफ द दे दी, सब जगह क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए, अबे भाई बातें मत करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, कुछ काम की बात ही कर लो ना यार। ये सब बातें मत करो, मैं अवॉइड करते रहता हूँ, तुम पूछते रहते हो सवाल, ऐसे अच्छा लगता है क्या? चलो पहले स्कोर देखते हैं तुम्हारा। तो स्कोर देखा तो यहाँ पे एक बच्चा है आज, शुभ सहाय, जिसने 12 ऑन 12 दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस, और बाकी सबने 11 ठीक कर दिए, विच इज़ वेरी गुड। तो ये इंडेफिनिटी क्लास थोड़ी आसान रहती है क्योंकि आप 3 ही टेंस पढ़ते हैं, उन्हीं 3 टेंस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपके तैयार हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सारे टेंसेस पढ़ लेंगे और आपको नहीं पता होगा ये किस टेंस पे बेस्ड है, तब आपको इस टॉपिक में दिक्कत होगी। तो उसमें दिक्कत शुरू होती है बाद में ना, तीसरी क्लास में यूजुअली। चलिए ईडीएम लगाइए, कोल्ड ब्लड। कोई बात नहीं, अगर आपके 12 ऑन 12 आए हैं, पोल की चिंता नहीं करिए, अपने पास नोट करिए। अरे यार वो, चलो बता दूंगा, क्लास के बाद बताऊंगा वाला इंसिडेंट, हाथ उठाने वाला इंसिडेंट क्लास के बाद बताता हूँ। ठीक है, नहीं इतने गंदे लोगों से हमारा पाला नहीं पड़ा कि स्पिट ही कर दे, इतने गंदे लोगों से पाला नहीं पड़ा। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाउ आई एम। तुम्हारे पास हो गया होगा, स्पिट कर दे, धोखे से हो गया तो अलग बात है। देखो इंडिया में आता है, इंडिया तो हमारा पान मसाला खाता है, गुटखा खाता है। ठीक है, लोग बसेस में पिचकारी मार रहे भैया, क्या भैया, हमारे यूपी में हम सबकी आदत है। तो छीट वीट आ जाए एक अलग चीज़ है, तो वो एक अलग चीज़ है, लोग आदत से मजबूर है। देखो यार, कूल रहना है आपको, शांत रहना है। अगर आपके अंदर पावर है, मार्शल आर्ट, इसका मतलब ये नहीं हट जाएगा,
हर जगह नहीं करना होता भाई, ठीक है, वो छछोरा होता है, जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ तब दिखाना होता है। ये पॉइंट है, जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा, बस ये बताने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ भाई। तुम पता नहीं इतने एक्सप्रेसिव, कोई थूक दे तो क्या करें, कोई मोजा सुंघा दे अपना तो क्या करें, कोई जूता निकाल के भाग जाए हमारे, अबे क्यों, क्लोन हो तुम, खेलने की चीज हो क्या, खिलौना हो तुम, है कोई तुम्हारे थूक रहा है, कोई तुम्हारे चप्पलें बरसा रहा है, ऐसे हो क्यों तुम, पता नहीं क्या सवाल पूछते हो यार, अलग ही दुनिया है तुम्हारी। द रॉबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब है जब उसको कोई एहसास ही नहीं हो रहा है, पीसेस कर रहा है वो, समझ रहे हो, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे काट रहा है जैसे गाजर मूली काटते हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे। अ मर्डर डन विद विदाउट फीलिंग, फीलिंग नहीं थी कोई उसके अंदर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे, लाओ और काट देंगे, अरे उंगली जरा छोटी छोटी काटना, पैक सही हो जाएगा, ये मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोइंग वाइल्ड ओट्स, जब हमारे सर का फोन आ रहा है मार्शल आर्ट वालों का, आज हमारी छुट्टी है ना, हम यहाँ आ गए हैं, 6 बजे से हमारी क्लास होती है मार्शल आर्ट की, परसों ही ज्वाइन किया था, जाना मतलब 2-3 महीने बाद, अब उसके बाद कल की छुट्टी मार दी हमने, तो आज उन्होंने फ़ोन कर रहे हैं, क्या करें यार, नौकरी की वजह से नहीं हो पाती अब चीज़ें, नौकरी इंपॉर्टेंट है। ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, वेंट ऑन सोइंग, सोइंग का मतलब क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है बोना, वाइल्ड ओट्स का मतलब है कि मतलब आज तुम्हारे, मान लो यू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, तुम्हारे घर में 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, 3-4, ठीक है, और 3-4 बाइक्स खड़ी हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके पूरे मौज ले रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पापा के पैसे लुटा रहे हो, अपनी जवानी का पूरा मजा ले रहे हो, दैट मीन्स इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, ठीक है। या मान लो तुम्हारा आज हो जाता है किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में कहीं पे मम्मी पापा ने पढ़ने भेजा है, तुम लग गए गलत कामों में, दैट मीन्स सोइंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है, सोइंग वाइल्ड ओट्स। कोई बात नहीं है, ये तृप्ति हमारी और तुम्हारी कुर्बानियां काम आएंगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा, हमें भी और सारे बच्चे मिल जाएंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे हमारे, तो बस ये है, सबसे ऊपर काम होता है यार, काम के बाद ही हॉबीज होती हैं, ये जिंदगी भर का काम है, आपको कितना टाइम डिफेंस सीखते हैं, ये जिंदगी भर का काम है, आपको हमेशा सीखते रहना है, आप नहीं सीखेंगे तो आप भूल जाएंगे, मैं भी 2-3 महीने नहीं जाता हूँ तो फील होने लगता है कि वो बात नहीं रही। चलिए, आई डोंट नो वाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफिश, स्टैंड ऑफिश का मतलब है "हम्म, हम्म, मतलब नहीं है उसे किसी से, ठीक है, तुम अपना स्टाइल मार रहे हो कुछ भी कर, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब है क्या, इनडिफरेंट, स्टैंड ऑफिश, कैजुअल, कुछ भी हो रहा है उसे उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफ, पता नहीं आजकल बात क्यों नहीं करती है मेरे से, नहीं थोड़ी इनडिफरेंट हो गई है, शी इज स्टैंड ऑफिश, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई इसके जरा, इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स, कह रहा है इफेक्ट्स, तो आर कहेगा ना, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ही हैज ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कह रहा है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज ऑन वेरियस थिंग्स टू द पुअर, द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, द पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर पीपल, और याद रखो द पुअर हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, लिव आएगा। इस बात को और गहराई से जानोगे नाउन की क्लास में, तो आंसर हो जाएगा सी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज, मैंने बताया था द नंबर एक स्पेसिफिक नंबर की बात करता है, और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ वर्ब टेक्स अ सिंगुलर, ये क्वेश्चन ना गलत गलत डाल दिया गया, मैंने आज ही देखा ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इस केस में प्लूरल का इस्तेमाल होता है। ये बात आप जानेंगे कब मेरे साथ, जब आप नाउन को पढ़ेंगे और नाउन में कलेक्टिव नाउन वाला चैप्टर आएगा, तब आप इस चीज़ को जानेंगे। तो इसमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अ सेंटेंस विथ टू सब्जेक्ट इन विच वन इज प्लूरल, तो यहाँ पे भी प्लूरल रहता है। अ सेंटेंस सच वर्ड्स आइदर और नाइदर, आंसर ना आपको इसका ये दे रखा है, ये वाला, पर ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, है ना, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा, तो मैं इस ऑप्शन को नहीं मानता हूं। ठीक है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन गलत है। फिलहाल इसका आंसर ये दे रखा है, इसको ठीक करा देंगे डीपीपी में। अब यहाँ पे देखिए नाइदर के साथ खुद ही सिंगुलर वर्ब आ रहा है, नाइदर द हेडमास्टर नॉर द टीचर्स। अब यहाँ पे प्लूरल आ गया ना, क्या लिखेंगे आप, प्लूरल यूज करेंगे, आर आना चाहिए, आर प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या यूज किया इसने, प्लूरल वर्ब यूज किया इसने, किसके केस में, नाइदर नॉर के केस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, अ वर्ड विद सच एस नाइदर नॉदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये भी मैं इसको सेंटेंस को गलत मानता हूं। आगे बढ़ जाते हैं। एवरी इंजीनियर एवरी डॉक्टर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, तो एवरी आ गया तो वॉज आएगा, एक वही सिंगुलर है, बाकी सारे प्लूरल है। द जूरी, अच्छा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द करेक्ट, द जूरी हैज इशूड, सही है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। हंगर गेम्स वॉज रिटन, ये किताब का नाम है, ये भी सही है। हिज इंटेलेक्ट इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस इज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिज इंटेलेक्ट की बात हो रही है। द ऑडिटर एंड एडवाइजर, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही आदमी है। ये मैंने आपको किस में बनाया था, कॉम्बो वाले में बताया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाइदर मोबाइल फोन लैपटॉप के हिसाब से लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, डी। हैज बीन टू बी फाउंड नहीं हो सकता, वॉज टू बी फाउंड होगा। ब्रेड एंड बटर, ये बिल्कुल सही है, हमने क्लास में करा था, हैज बीन माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को दो अलग कॉमोडिटीज लिया गया है कि ब्रेड और बटर पे टैक्स नहीं लगा है, इट हैज टू बी हैव बीन एग्जेम्प्टेड। Neither of the two answers, so it should be is. Neither के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, C is the correct answer. It is one of the best speeches that have. यहां पे have क्यों आया, समझो। जब आपने कहा वन ऑफ द बेस्ट, तो स्पीचेस तो आएगा ही, क्योंकि बहुतों में से एक बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा। अगर वो कहता इट वॉज द बेस्ट, तो ये स्पीच होता। अगर वो कहता इट वॉज द बेस्ट, तो ये स्पीच होता। लेकिन वो कह रहा है वन ऑफ द, तो इसके साथ तो प्लूरल आता है, लास्ट क्लास में बताया था, तो वन ऑफ द स्पीचेस। सेंटेंस का मतलब क्या है, ये उन बेस्ट स्पीचेस में से एक है जो आज तक पार्लियामेंट में दी गई हैं। तो ये एक स्पीच की बात कर रहा है जो आज तक दी गई हैं, उनकी बात कर रहा है। तो बच्चा ये तो प्लूरल रहेगा ना, आंसर भी रहेगा, कहानी खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Many a good man has been destroyed by many a good man होगा ना। मैंने बताया था जब यहाँ पे ये आ जाता है तो ये नाउन भी सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ ये वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो प्रॉब्लम ए पार्ट में थी। अबे इसका पोल ही दे दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। मोर देन वन, तो मोर देन वन के साथ सिंगुलर यूज होता है, तो इट हैज टू बी टीचर। आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब सही है। मोर देन वन ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। इडियम फ्रेजेस आ गए हैं। व्हाइट लाई का मतलब होता है एक ऐसा झूठ जो आपको संतुष्टि देने के लिए दिया जाता है ना।
ये आपको, अरे बेटा सब हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा बेटा सारा आ जाएगा, तुम्हारा सारा हो जाएगा ना, कोई टेंशन लेनी है, बस जो जो करा रहा हूँ करता रहो। ये सब झूठी बातें होती हैं। शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, रीडिंग नहीं करोगे, नहीं होगा, ये बात है सच। और सफेद झूठ क्या है? हो जाएगा, पढ़ रहे हो ना बेटा, हम सब करा देंगे, हम कुछ ना करा पाएंगे, तुम्हें ही करना है ना? तो अ lie that tells you, D is the correct answer. Avoid hurting people. बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, शत्रुता होती है बैड ब्लड। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब है क्या क्या दिया है भगवान ने तुम्हें, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, नाक दिए हैं, बाल दिए हैं, सुंदरता दी है। जस्ट बी नाइस टू गॉड फॉर दिस, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ। हैव द लास्ट लाफ का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं कि लास्ट में विनर मैं ही हूं। जब तुमने देखा होगा कहीं तुम्हारी किसी से बहस हो गई है तो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, वो चाहता है आई वॉन्ट टू हैव द लास्ट लाफ, लास्ट में मैं ही जीतूं हर हाल में। तो यार तू क्यों पागल बन रहा है? मैं पागल बन रहा हूं? मेरे को पागल कह रहा है तू? मेरे को पागल कह सकता है? तू पागल है? अरे ठीक है यार, ठीक है, गलती गलती हो गई, तू गलती करता है क्या? ये गलती वाली बात है क्या? ऐसे तू कर सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे एकदम कैंटाकरस लोग होते हैं, ऑलवेज रेडी टू फाइट। तो ये लोग ना हमेशा लास्ट लाफ चाहते हैं। तो लास्ट लाफ का मतलब हो जाएगा टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू बी द वर्स्ट एग्जाम्पल, ये हो जाएगा, और कोई नहीं ऐसा। का मतलब यही होता है। हैव द लास्ट लाफ का मतलब है कि तुम्हें दूसरों को ये दिखाना भाई जीता मैं ही हूं। ये लास्ट लाफ अच्छी चीज नहीं होती। सिट ऑन द फेंस का मतलब है कंफ्यूज हो, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, किधर जाएं। तो मेक मीन्स टू डिले मेकिंग डिसीजन, कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो समरी है, आज आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है हमारे साथ, सिर्फ पढ़े हैं इनडेफिनेट टेंस। इस पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आप ले गए हैं बना के। होमवर्क आपका वही है कि भाई देखो शेड्यूल फॉलो करो, बार बार कह रहा हूँ शेड्यूल फॉलो करो, रीडिंग करो, हर दिन कह रहा हूँ, हर दिन कह रहा हूँ, तो कोई तो वजह होगी ना इसकी। तो बस जो ये फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अंग्रेजी वजह नहीं होगी, कोई और वजह हो सकती है ना सिलेक्शन ना होने की, अंग्रेजी नहीं रहेगी। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो ना। चलो तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। किसी का कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो देख लेता हूँ यहाँ पे। सर आपको क्या, अरे ये बाद में बता देंगे। रीडिंग इज गुड, स्पोकन इज नॉट। रीडिंग इज गुड, स्पोकन इज नॉट। देखिए बोलने वाली बोलने से आती है, लिखने वाली लिखने से आती है। जब मैं CAPF का एग्जाम पढ़ाता था ना तो CAPF वालों को पूरे पूरे ऐसे लिखवाता था, ठीक है, क्योंकि उनको लिखने से आती है। सिंपल है। स्पोकन इंग्लिश बोलने से आती है। द मोर यू स्पीक द बेटर इट गेट्स। नहीं नहीं, सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब इनवाइटिंग ट्रबल्स नहीं होता है। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है कि मतलब तुम अपने लिए कुछ ऐसा बो रहे हो जो अच्छा नहीं निकलेगा। तो कर रहे हो कुछ ऐसा बो रहे हो ना, कहते ना एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। होली गोज डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सही है, ये उसी में ही आएगा प्रेजेंट नैरेटिव में। ये कौन है? कौशल। डिलीट कर दिया मैंने इसका कमेंट ही, क्योंकि भाई बदतमीजी की हद होती है। जाके 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ लो। हाँ पेपर में मेंशन रहेगा, पेपर में मेंशन भी रहेगा, और पेपर में हर थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें गुलाब जामुन भी मिलेगी खाने के लिए। ये तुम्हारा मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, ये तुम्हें चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तुम कह रहे हो पेपर काफ़ी लंबा है मैं थक गया हूँ, तो एक मसाज करने के लिए एक आदमी भी दिया जाएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, और फीमेल है तो मेल दिया जाएगा। तुम्हारी गर्दन की, खोपड़ी की, कमर की मसाज भी मिलेगी, है ना। हाँ। पागल पागल हो, कहाँ से आए हो तुम? कहाँ रहते कहाँ हो तुम? कौन बताता है ये वाली बातें भाई? मेरे को लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते हैं क्या? हास्य पदार्थ नहीं है तुम अपने ग्रुप में? हमारे यहाँ तो स्कूल में ऐसा कोई बच्चा होता था हास्य पदार्थ बता देते भाई, हम उसका हास्य पदार्थ बता देते उसका। पता नहीं भाई, तुम तो हमारे ग्रुप में होते हंस हंस के। वेस्ट, अब क्या वेस्ट भी कंडीशन समझ में नहीं आया, क्या वेस्ट? मेक के बाद टू की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गया, कहाँ पे आ गया? आई विल मेक श्योर टू विजिट। तो भाई ये क्यों आया है? ये पैसिव है। जो पैसिव होता है ना उसमें मेक के साथ
टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये आप आगे मेरे साथ पैसिव वॉइस में जानेंगे, आगे की बात है। अरे भावना है ना सुमित जहांगीर, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें फ्यूचर में मार दूंगा तो तुम कहोगे आई शैल किल यू। और अगर तुम ये कहना चाहते हो आई विल किल यू ना, अगर तुम कहना चाहते हो जान से मार दूंगा, धमकी देना चाहते हो तो बिल से कहोगे। जैसे अगर तुम बिल्ली कहना चाहते हो तो कैट कहते हो, अगर तुम कुत्ता कहना चाहते हो तो डॉग कहते हो, या कंफ्यूज होता हो डॉग कहूं या कैट कहूं, है ना, सिंपल बात है भाई। चलो, ही बाइज चॉकलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट्स, हाँ हैबिचुअल एक्शन है, सही है। चलो दैट्स इट। हाँ तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो थोड़ा दम लगाया करो यार अपने हिस्से का, कॉमन सेंस पे अपने वर्क करो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से वो जो तुम्हारे जो तुम्हारी HSB है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा वो वाली बात तो मैं 10 सेकंड में बताया था। एक रिश्तेदार है यार दूर का, ठीक है, अब रिश्तेदार तो इसी तरीके के होते हैं। वो एक बार घर पे आया था और थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा था, और फिर मतलब ही स्टार्टेड येलिंग, तो मैंने कहा भाई चिल्ला मत आगे से। तो ही वॉज लाइक कि तू ज़्यादा बनता है ये वन, मतलब हो गया थोड़ा, रिश्तेदारी इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। और फिर उसने आगे खड़े होकर ऐसे एक हाथ चला दिया, तो मैं पीछे हो गया, मेरे को लगा नहीं, यहाँ लगा। फिर उसके बाद मेरे को खुद ही नहीं पता, ठीक है, मेरा अपने आप ही हाथ चला और मैंने मारा उसको एक भर के, तो मेरे को एक ही मारना पड़ा। और इस वजह से मैं आज तक बदनाम हूँ। ठीक है, कि यार तुमने मार दिया, तुमने मार दिया। मैं बताते रहता हूँ भाई सेल्फ डिफेंस था यार, ऐसे अब मैं ही देता हूँ कि मैंने, ठीक है, वो एक में ही धड़ाक, एक में ही वो सट्टी पट्टी गुम हो गई। 2 मिनट्स, क्या करूँ फिर बताओ। 2 मिनट ना, एग्जैक्टली 2 मिनट्स, ये लिंक लगाना 1 मिनट, अच्छा एग्जैक्टली 1 मिनट, ठीक है चलो। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। हाँ तो वही था अभी रिसेंटली पिछले 6-7 महीने में, पिछले 10 साल में जो मेरा हाथ उठा, बस तो वो भी था। और उसके लिए मैं खुद भी रिग्रेट करता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर था मेरा और ये सब था, पर यार हो गया है, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।